से आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 47। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 46 सेट देखे हैं पूरे विस्तार के साथ। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 47। चलिए देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। ऑप्शन नंबर ए, खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। वही खगोलीय पिंड होता क्या है? तो खगोलीय पिंड ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पिंड या वस्तु जिनकी रचना मनुष्य ने नहीं किया है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। जैसे तारे, ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, ये सारे क्या हैं? ये सारे खगोलीय पिंड हैं। वहीं बात करें उल्का पिंड, तो उल्का पिंड क्या है? जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की सतह पर गिरता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। और वही उल्का जो है जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह जल उठता है, वायुमंडल की घर्षण से जल उठता है। अच्छा बात तारामंडल, तो तारामंडल क्या होता है? तो आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को हम लोग तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। वहीं क्षुद्र ग्रह की बात करें तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो ये दूसरे ग्रहों के टुकड़े होते हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? तो कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? तो ये तिमोर सागर। ऑप्शन नंबर बी, तिमोर सागर हिंद महासागर से पूर्व और ऑस्ट्रेलिया से उत्तर में स्थित है। वहीं बात करें कोरल सागर की, कोरल सागर, तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। यह जो है ऑस्ट्रेलिया के समीप है, ऑस्ट्रेलिया के समीप है। वहीं बात करें दक्षिण चीन सागर, यह जो है प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? प्रशांत महासागर है चीन के करीब। वहीं बात करें फिलीपींस सागर, फिलीपींस सागर यह उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में है, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में है। देखते हैं फिलीपींस सागर, तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये है प्रशांत महासागर। तो ये वाला जो क्षेत्र है यह फिलीपींस सागर कहलाता है। ये वाला क्षेत्र यह फिलीपींस सागर कहलाता है। वहीं हम लोग देखते हैं तिमोर सागर, तो तिमोर सागर ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट उत्तर में और हिंद महासागर के पूरब में ये वाला इलाका कहलाता है तिमोर सागर। वहीं बात करें साउथ चाइना यानी दक्षिण चीन सागर, तो ये वाला क्षेत्र जो है चीन से लगा हुआ ये क्षेत्र जो है दक्षिण और फिलीपींस से इधर ये वाला क्षेत्र कहलाता है दक्षिण चीन सागर। प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये नवीन मोरदार पर्वत। ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत पर, तो हिमालय जो है नवीन मोरदार पर्वत यानी वलित पर्वत के उदाहरण है उसमें नवीन के। वहीं बात कर लेते हैं कुछ वलित पर्वत के उदाहरण बताएं आप लोग। वलित पर्वत तो हिमालय, अल्पास पर्वत, यूराल पर्वत, रॉकीज पर्वत, ये एंडीज पर्वत, ये सारे वलित पर्वत के उदाहरण हैं। वहीं बात करें अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण, तो विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ और सिमरा, ये सारे जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। वहीं ब्लॉक पर्वत की बात करें तो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और सॉल्ट रेंज जो पाकिस्तान में है, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में, और वाजजेस पर्वत जो फ्रांस में है, ये सारे ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। चलिए देखते अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद है नुब्रा। कौन सा है? नुब्रा हिमनद। और ये पाया कहाँ जाता है? तो ये काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। और काराकोरम श्रेणी में ही सियाचिन ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? बंगाल की खाड़ी में होती है। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ होती है? बंगाल की खाड़ी में। नॉर्वेस्टर ये होता क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु के समय में तीव्र हवा के साथ
और गरज के साथ वर्षा होती है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहते हैं। पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहते हैं। वहीं इसे बंगाल में क्या कहते हैं, इसे बंगाल में क्या कहते हैं, काल वैशाखी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल वैशाखी कहते हैं। वहीं बात करें, इसे कर्नाटक में चेरी ब्लम्स और कॉफ़ी वर्षा के नाम से भी जानते हैं। वहीं इसे कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में आम्र वर्षा के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, बिहार का मानसून सबसे अधिक प्रभावित होता है तो किससे प्रभावित होता है सबसे अधिक? तो ये सबसे अधिक प्रभावित है बंगाल की मानसून शाखा से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसे हम लोग समझ लेते हैं। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण जो दक्षिण पश्चिम मानसून जून के प्रथम सप्ताह में उठता है, केरल के तट पर टकराता है। दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक शाखा हो जाती है अरब सागर की शाखा, और दूसरी हो जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये दो भागों में बट जाती है। और बिहार और बंगाल वाले क्षेत्रों में किससे वर्षा होती है? तो ये बंगाल की खाड़ी वाली मानसून शाखा से वर्षा होती है। और अरब सागर वाली शाखा से किधर वर्षा होती है? तो ये महाराष्ट्र, गुजरात वाले इलाके में, वो तटीय इलाके में इससे अरब सागर शाखा से वर्षा होती है। और हम लोग जानते हैं इसी दक्षिणी पश्चिम मानसून से भारत का लगभग 80% वर्षा इसी मानसून से होती है। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसके कारण तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। तमिलनाडु में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि वह वृष्टि छाया में पड़ता है। तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा किससे होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से। प्रश्न है, संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये कहाँ प्रवाहित होती है? असम और अरुणाचल प्रदेश। वहीं बात करें बिहार, उत्तर प्रदेश, तो गंडक, घग्गर, ये बिहार उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल, तो गंगा नदी जो बिहार से होते हुए बंगाल जाती है, वहाँ दो शाखाओं में बट जाती है, एक हुगली नदी के रूप में। वहीं असम और पश्चिम बंगाल की बात करें तो तीस्ता नदी जो है असम और पश्चिम बंगाल में बहती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? अप्रत्यक्ष रूप से विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो कुल सदस्यों का 5/6 भाग अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी 1/5 का चयन किससे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। वहीं बात कर लेते हैं विधान परिषद। तो विधान परिषद का गठन या समाप्ति का वर्णन अनुच्छेद 169 में है। किसमें है? 169 में है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 75 सीटें हैं। बात करें इसे सदस्यों का, तो एक तिहाई सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। वहीं बात करें 1/12 उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों के माध्यमिक पाठशालाओं या उससे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों। वहीं 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से धन विधेयक। तो धन विधेयक की चर्चा किस में है? तो हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 110 में है। वहीं बात करें वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है। वहीं विनियोग विधेयक 114 में है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है। तो इसका 1 2 3 4 तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। समझते हैं, यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तब संसद जो है उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है या उसका लोप कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो यह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, न्यायाधीश को हटाना ये अधिकार प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, न्यायाधीश की पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदन द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके, जिसे प्रार्थना भी कहते हैं, उसके द्वारा हटाया जाता है। यदि किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण पद से हटाना चाहते हैं, तब यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए तथा साथ ही यह आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित हैं वह मतदान में भाग लेते हैं, उनका 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करे। जब इस प्रकार पास हुआ प्रस्ताव संसद राष्ट्रपति के पास प्रार्थना के रूप में भेजती है, तभी वह आदेश जारी करके संबंध न्यायाधीश को हटा सकता है। और क्या, पद विमुक्ति प्रस्ताव 100 सदस्यों लोकसभा में और 50 सदस्य राज्यसभा द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद सभापति को दिया जाना चाहिए। ये इसका प्रोसेस होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो भारतीय राज्य की यानी भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो ये बनी थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए, ये यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। वहीं बात करें विजय लक्ष्मी पंडित, तो विजय लक्ष्मी पंडित ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की प्रथम महिला राजदूत बनी थी। भारत की प्रथम महिला राजदूत बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। सरोजनी नायडू की बात करें तो हम लोग जानते हैं भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी कौन? सरोजनी नायडू। और ये बनी कहाँ की थी? यूपी की। वह नंदिनी सत्यपति ये उड़ीसा की मुख्यमंत्री बनी थी, नंदिनी सत्यपति। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न है, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। इनका गठन कब किया गया था? यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 2007 में इनका गठन हुआ। वहीं केंद्र राज्य के संबंध में सरकारिया आयोग का भी गठन किया था। सरकारिया आयोग, इसका गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। 1983 में हुआ था सरकारिया आयोग का गठन। वह निर्वाचन सुधार से संबंधित एक समिति था जिसे दिनेश गोस्वामी समिति इनका गठन हुआ था 1990 में। अच्छा, आप लोग बताएं, नए राज्यों का सृजन, एक राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1953 में हुआ था फजल अली की अध्यक्षता में। और इनके रिपोर्ट के बाद भारत में 14 राज्यों का गठन किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो श्रम को रखा गया है समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। वहीं समवर्ती सूची में हम लोग जानते हैं 52 विषय हैं। पहले 47 विषय थे। कौन कौन है? तो दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, ये याद रखिएगा, यही आते हैं। आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रम, वन, ये सारे समवर्ती सूची में हैं। संघ सूची की बात करें, वर्तमान में 100 विषय हैं। पहले 97 थे। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सारे संघ सूची में आते हैं।
राज्य सूची की बात करें, वर्तमान में 61 है, पहले 66 थे। इससे जो प्रश्न आते हैं कि स्थानीय शासन, जन स्वास्थ्य, ये सारे राज्य सूची के, और फिर भू राजस्व, कृषि, शांति एवं व्यवस्था, पुलिस, जेल, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत है। और सूची का वर्णन संविधान की 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो स्वामित्व योजना का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करने से है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो इस योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो ये किया गया था 24 अप्रैल 2001 को, 24 अप्रैल 2001 को। और ये संघ यानी केंद्र सरकार जारी एक कार्यक्रम है, योजना है, जो पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रश्न है, प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो हम लोग जानते हैं किस अधिनियम के तहत। तो ये भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, 1919 के द्वारा ही पहली बार महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिला, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था 1919 के अधिनियम के तहत ही। इसी के तहत 1919 के अधिनियम के तहत ही सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। वहीं बात करें भारत परिषद अधिनियम 1892, तो इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत और राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला था। वहीं बात करें भारत परिषद अधिनियम 1909, तो 1909 इसके तहत मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया, पृथक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया। वहीं पहली बार बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार मिला था, पहली बार बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार मिला था। वहीं भारत सरकार अधिनियम 1935 हम लोग जानते हैं, इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया था। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी और भारत परिषद का अंत किया गया था, भारत परिषद का अंत किया गया था। इसी के तहत बर्मा को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, बर्मा को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सर विलियम हंटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, इनकी एक पुस्तक है भारतीय विद्रोह के कारण, भारतीय विद्रोह के कारण। किनकी पुस्तक है? सर सैयद अहमद खां। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना, तो इनकी दो पुस्तक है, दो पुस्तक थे, कौन कौन? दो पत्रिका थी, कॉमरेड और हमदर्द, कॉमरेड और हमदर्द। वहीं बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर, गुब्बारे खातिर, गुब्बारे खातिर और अल हिलाल पत्रिका, अल हिलाल पत्रिका का संपादक किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। एक क्वेश्चन और आते हैं कि तराने हिंद का संपादक किसने किया था? तराने हिंद, तो तराने हिंद का संपादक किया था मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने। वहीं अच्छा आप लोग बताएं, इसी से एक प्रश्न आते हैं, लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? तो भारत में क्यों विरोध हुआ? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। साइमन कमीशन तो नवंबर 1927 ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। गठन किया गया था कब? नवंबर 1927 में। और ये भारत कब पहुंचा? तो ये भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को। तो इसी का विरोध सबने किया। क्यों किया? कि इनके जितने भी सदस्य थे
वो सारे क्या थे, वो अंग्रेज थे। इसे वाइट मैन सदस्य भी कहा गया, इसे वाइट मैन सदस्य भी कहा गया। और सारे अंग्रेज को क्यों रखा गया, तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर सारे अंग्रेज को ही इसका सदस्य रखा गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में लिबरल फेडरेशन, भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्य कांग्रेस तथा हिंदू महासभा ने इस आयोग का बहिष्कार किया था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था, तो साइमन कमीशन का समर्थन किया था मुस्लिम लीग में सफ़ी गुट, मुस्लिम लीग का सफ़ी गुट और मद्रास का जस्टिस पार्टी, मद्रास का जस्टिस पार्टी और पंजाब का यूनियनिस्ट पार्टी, इन्होंने जो है साइमन कमीशन का समर्थन किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए, यानी पहले कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, तो बटलर कमीशन। तो बटलर आयोग का गठन कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं बटलर आयोग का गठन हुआ था 1927 में। कब, 1927 में। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो हम लोग जानते हैं नमक सत्याग्रह जिस दिन समाप्त हुआ उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। उसके बाद है 3 यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये कब हुआ था, ये हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को, 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। उसके बाद गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। वहीं बात करें उसके बाद भगत सिंह को फांसी, तो हम लोग जानते हैं भगत सिंह को फांसी 24 मार्च 1931 को हुआ था, 24 मार्च 1931 को हुआ था। और उसके बाद पूना पैक्ट, तो अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था, ये कब हुआ था, तो ये 26 सितंबर 1932 को हुआ था, 1932 को हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले बटलर आयोग का गठन हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, तो क्या सत्य नहीं है ये भी देख लेते हैं। यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, ये सही है। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था, ये सही है। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी वाद्य नहीं थे, ये भी सही है। मंत्री के पद अनुवांशिक थे, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल 4 जो है सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, देख लेते हैं कौन सा जोड़ा सही है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला बंगाल अधिनियम 1930, ये गलत है। अच्छा, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था, तो हम लोग जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ये कब, ये 1829 ईस्वी में। शारदा अधिनियम 1939, ये भी गलत है। शारदा अधिनियम ये कब हुआ था, तो ये हम लोग जानते हैं इरविन के समय हुआ था, इरविन के समय हुआ था 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम ये 1955 में बना था, 1955 में। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी गलत है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये 1856 में, ये 1856 में कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। वहीं हिंदू विवाह अधिनियम ये 1955 में लाया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था, तो बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता था मधुकर शाह और जवाहर सिंह। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 1842 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, तो पागलपंथी विद्रोह पश्चिम बंगाल। कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसका काल था 1813 से 31 तक चला था। पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, टीपू शाह। कौन थे,
टीपू शाह थे। अच्छा आप लोग बताएं, फकीर विद्रोह, इसका भी क्षेत्र बंगाल था, इसके नेता कौन थे? मजनू शाह। कौन थे? मजनू शाह। वहीं पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह, इसके नेता कौन थे? जगबंधु विद्याधर, जगबंधु विद्याधर इसके नेता थे। इसका क्षेत्र उड़ीसा था। कहाँ था? उड़ीसा था। वहीं अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह, इसके नेता कौन थे? गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर, इसका क्षेत्र असम था। कहाँ था? असम था। वहीं कूका विद्रोह, इसके नेता जवाहर मल थे। कौन थे? जवाहर मल थे, जवाहर मल थे, इसका क्षेत्र पंजाब था। कहाँ था? पंजाब था। वहीं खांसी विद्रोह, खांसी विद्रोह, इसके नेता थे तीरथ सिंह। कौन था? तीरथ सिंह। और इसका क्षेत्र कहाँ था? तो मेघालय का क्षेत्र, मेघालय का क्षेत्र। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और ये गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। वहीं इनके और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया था और संधि के तहत उन्होंने हेरात, गंधार, काबुल और मकरान क्षेत्र इन्हें दिया था। और उसके बाद इन्होंने, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। वहीं बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त के सोहगारा और महास्थान अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि मौर्य काल में अकाल के दौरान राजकीय सहायता भी दी जाती थी। जैन ग्रंथ के अनुसार जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन परंपरा के अनुसार श्रवण बेगला में अपने शरीर को त्याग दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अज्ञात नाविक समूह। ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज की बात करें तो इनकी प्रमुख पुस्तक है इंडिका, इनकी प्रमुख पुस्तक है इंडिका। और ये आए थे किनके दरबार में? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में विभाजित था। दास प्रथा नहीं थी, दास प्रथा नहीं थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? यानी किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो ये नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल की बात करें तो अस्थायी आवास, अस्थायी आवास इसकी मुख्य विशेषता थी। अस्थायी आवास, पशुपालन, पशुपालन, कृषि और पहिए, पहिए एग्जाम में आते हैं। पहिए का खोज किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। वहीं बात करें पूरा पाषाण काल तो आग का खोज हुआ था, आग का खोज हुआ था किसमें? पूरा पाषाण काल। आदि मानव और खानाबदोश, वहाँ उस समय के मानव थे, खानाबदोश थे। कब? पूरा पाषाण काल। वहीं मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसका फेमस आता है कि अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम किसमें? मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो किस इकाई का उपयोग किया जाता है? पीपीएम। ऑप्शन नंबर बी, पीपीएम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? तो इसका वैल्यू देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। 10⁶ ग्राम विलियन में किसी विलय की घुली ही ग्राम में मात्रा को पीपीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएम कहते हैं। वहीं सीपीएम तो कोस्ट पर माइल, कोस्ट पर माइल, ये विज्ञापन के लिए माप का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग जो है विज्ञापन में इस्तेमाल होने वाले माप के लिए होता है। वहीं एलएमपी, एलएमपी लीटर्स पर मिनट, इसका फुल फॉर्म लीटर पर मिनट होता है। वहीं बीट की बात करें तो बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट, और इसका हम लोग जानते हैं कंप्यूटर डाटा की इकाई होती है बिट। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है पूर्व आर्यकाल। ऑप्शन नंबर ए,
पूर्व आर्यकाल। अच्छा, वैदिक काल, तो वैदिक काल को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। वैदिक काल को दो भाग में बांटते हैं। एक ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कब से कब तक, ये भी एग्जाम में आ गया है। तो 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को हम लोग ऋग वैदिक काल में रखते हैं। और 1000 ईसा पूर्व 1000 BC से 600 BC तक को हम लोग उत्तर वैदिक काल में रखते हैं। किसमें? उत्तर वैदिक काल में रखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये होयसल वंश की राजधानी थी। किस वंश का? होयसल वंश। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। कौन था? विष्णुवर्धन। वहीं गंग वंश की बात करें तो इसकी राजधानी थी कोलार। इसकी राजधानी थी कोलार। इसके संस्थापक कौन थे? वज्रहस्त पंचम। वज्रहस्त पंचम इसके संस्थापक थे। काकतीय वंश, इसके राजधानी थी अम्बकोट। इसकी राजधानी कहाँ था? अम्बकोट। और इसके संस्थापक कौन थे? बीटा प्रथम। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम। वहीं कद्दम वंश की बात करें तो इसकी राजधानी थी वनवासी। कहाँ था? वनवासी। और इसके संस्थापक थे मयूर श्रवण। कौन थे? कद्दम वंश के संस्थापक थे मयूर श्रवण। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है मार्को पोलो को। ऑप्शन नंबर डी, मार्को पोलो को कहा जाता है। मार्को पोलो का जन्म वेनिस गणराज्य में हुआ था, जिसका वृतांत, जिसका वर्णन मिलता है बुक में द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। और वहीं बात कर लेते हैं यात्रियों का राजकुमार। अगर केवल आए कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है तो यात्रियों का राजकुमार हैन स्वांग को कहा जाता है। हैन स्वांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। अच्छा, इब्न तूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। अल बरूनी, फारूकी, उतवी ये मोहम्मद गजनी के साथ आया था। वहीं निकोली कोट्टी देवराय प्रथम के समय आया था। किसके समय में आया था? देवराय प्रथम के समय में आया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो शिवाजी के अग्रगामी माना जाता है मलिक अंबर को। ऑप्शन नंबर सी, किसे? मलिक अंबर को। मलिक अंबर, शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी वह मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी की भी कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी और मानक छड़ी के प्रयोग प्रारंभ किया था। वहीं शिवाजी के दरबार में जो अष्ट प्रधान रहते थे उन्हें हम लोग एक बार देख लेते। पेशवा प्रधानमंत्री होता था। वहीं सरी नौबत सेनापति होता था, यानी सैन्य प्रधान होता था। वहीं आमत आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, जो राजस्व मंत्री होता था। वहीं चिटनीस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था। सुमंत विदेश मंत्री होता था। पंडित राव धार्मिक कार्य देखता था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था। वहीं वाक्यानाविश या सूचना और गुप्तर विभाग पर नियंत्रण रखता था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों के समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे? तो ये हजारीबाग से। ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, जहां वो जेल से भागने में कामयाब हो गए थे। बांकीपुर जेल में किन्हें रखा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। वहीं गांधी जी, सरोजिनी नायडू और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। ऑपरेशन 0 आवर चलाकर 9 तारीख की रात्रि 12 बजे तक जो है इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग 0 हो तो पदार्थ है, तो कैसा पदार्थ होगा? तो वह पदार्थ हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिचुंबकीय। अच्छा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये कैसा व्यवहार करता है जान लेते हैं। ये चुंबकीय पदार्थ बहुत ही कम चुंबकीय गुणों से युक्त होता है, परंतु इसमें बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक कम प्रभाव वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और वह होता कैसे है? विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाता है या विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाता है। इसके उदाहरण हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन है? तो जल,
सीसा, हवा, चांदी, तांबा। एग्जाम में ये भी आता है, तांबा प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। तो ये सीसा, जल, हवा, चांदी, तांबा ये प्रतिचुंबकीय के उदाहरण हैं। वहीं अनुचुंबकीय की बात करें तो वे चुंबकीय पदार्थ जिसमें चुंबकीय गुण बहुत कम होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकीय होते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन हैं, ये भी एग्जाम में आते हैं। बिस्मथ, प्लेटिनम, एल्युमिनियम ये जो है अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो कैसी, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर। ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करते हैं चुंबक के। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब दो समान ध्रुव यानी दो समान ध्रुव जब रहेंगे तो उसमें क्या होगा, तो समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और विपरीत ध्रुव जब हम लोग साथ लाएंगे तो उसमें आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है एमआरआई में इनमें से किसका उपयोग होता है। तो एमआरआई में चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग का उपयोग सोनार में प्रयोग होता है। किसमें, सोनार में ध्वनि के पराश्रव तरंगों का प्रयोग होता है। वहीं एक्स किरण तो सीटी स्कैन और क्रिस्टल की संरचना जानने के में एक्स किरण का प्रयोग होता है। एक्स किरण। अच्छा, अवरक्त किरण का उपयोग किस में होता है, तो इसमें ऊष्मा पैदा होती है। यह रात में देखने वाले उपकरण में इसका उपयोग होता है। टीवी रिमोट में इसका उपयोग होता है। टीवी के रिमोट में अवरक्त किरणों का उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो हम लोग जानते हैं गामा किरण। ऑप्शन नंबर बी। किस किरण का, गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। और सबसे कम इसमें किस किरण का होता है, तो अल्फा किरण का। किसका, अल्फा किरण का। और उसके बीटा किरण, और उसके बाद सबसे अधिक गामा किरण। वहीं बात कर लेते हैं कि अल्फा किरण जो होता है वह धनात्मक होता है। अल्फा किरण धनात्मक होता है, बीटा किरण ऋणात्मक होता है और गामा किरण उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। वहीं बात कर लेते हैं अल्फा किरण। तो अल्फा किरण जो है एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी आती है एक अल्फा किरण निकलने से। वहीं एक बीटा कण निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है। 1 इकाई की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हीलियम का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी। किसका प्रयोग नहीं किया जाता, हीलियम का प्रयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। तो अंतिम उत्पाद होता है सीसा। ऑप्शन नंबर ए। कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व से सभी किरण अगर निकल जाते हैं तो अंतिम उत्पाद क्या बचता है, सीसा ही बचता है। क्या बचता है, सीसा बचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है। तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। क्या होता है, कैसा कलर होता है, नारंगी होता है, ना कि ब्लैक होता है। याद रखेंगे। अच्छा, ब्लैक बॉक्स इसका क्या काम होता है, तो यह विमान में जो लगाया जाता है विमान की हर एक गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। और यह टाइटेनियम का बना होता है। इसलिए टाइटेनियम का बना होता है। अगर ऊंचाई से गिरता भी है तो इसको कम नुकसान हो, अगर पानी में भी गिरता हो तो इसे कम नुकसान हो। यह 88 तरह के रिकॉर्ड रखते हैं, 88 प्रकार के रिकॉर्ड। जैसे
वायुयान की दिशा, उसकी ऊंचाई, उसके ईंधन का रिकॉर्ड, उसकी गति, हलचल का रिकॉर्ड, ये सारे रिकॉर्ड किस में रहते हैं? ब्लैक बॉक्स में रहते हैं। ब्लैक बॉक्स के बारे में और जान लेते हैं। यह 11,000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान 1 घंटे तक झेल सकता है। 11,000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान 1 घंटे तक झेल सकता है। और यह बिना बिजली के भी 30 दिन तक काम कर सकता है। बिना बिजली के भी 30 दिन तक काम कर सकता है। और यह हर सेकंड एक आवाज़ निकालती है, हर सेकंड एक आवाज़ निकालती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, जिससे इसको खोजने में आसानी होती है। देखते हैं, प्रश्न है जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो संतृप्त वसा अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? संतृप्त वसा अम्ल होता है। अच्छा, वहीं वसा की बात करें तो वसा ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का एस्टर होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित होते हैं। वहीं बात कर लेते हैं, वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। संतृप्त किस में पाए जाते हैं? तो संतृप्त पाए जाते हैं नारियल का तेल और ताड़ का तेल में। वहीं असंतृप्त की बात करें तो मछलियों के तेल और वनस्पति तेल में असंतृप्त अम्ल पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है। ऑप्शन नंबर बी, अपघटक की होती है, जिसे मृत पोषी भी हम लोग समझ सकते हैं। मृत पोषी, इसके उदाहरण बैक्टीरिया और कवक जो मृत चीज़ों को अपघटक करता है। वहीं बात करें उत्पादक, तो उत्पादक स्वपोषी होते हैं। उत्पादक स्वपोषी को कहते हैं हम लोग, जैसे पौधे क्या है? उत्पादक है। शैवाल, ये सारे उत्पादक हैं। वहीं प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता को हम लोग 3 कैटेगरी में देखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं और तृतीय उपभोक्ता शाकाहारी कैटेगरी में आते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। वहीं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था 1553 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में। कब दिया था? 1953 ईस्वी में। अच्छा, डीएनए की बात है तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी राई न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राई बोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न है किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण किया था कार्ल एवं वेंडा ने। ऑप्शन नंबर सी, कार्ल और वेंडा ने। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन ने। किसने किया था? अल्टमैन ने इसकी खोज किया था 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी। वहीं रॉबिन्स एंड ब्राउन ने सबसे पहले राइबोसोम को पादप कोशिका में देखा था। राइबोसोम को पादप कोशिका में सबसे पहले किसने देखा था? रॉबिन्स और ब्राउन्स ने। वहीं बात करें कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय का खोज किया। किसका खोज किया? गोल्जी काय का खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने। वहीं बात करें पुरकिंजे ने, तो पुरकिंजे ने किसका खोज किया? तो पुरकिंजे ने जीव द्रव का खोज किया था। जीव द्रव का खोज किसने किया? पुरकिंजे ने किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हम लोग जानते हैं यह एक आनुवांशिक रोग है। ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक रोग है। अच्छा, आनुवांशिक रोग की बात करें तो हम लोग जान लेते हैं वर्णधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लीफेंटी सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, अपटाउ सिंड्रोम, ये सारे आनुवांशिक रोग हैं।
हीमोफीलिया में होता क्या है? तो हीमोफीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को चोट लगने पर उसका रक्त का थक्का नहीं जमता और रक्त शरीर से निकलते रहता। यह रोग मुख्यतः पुरुषों में होता है। किस में होता है? पुरुषों में होता है। स्त्री में तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र यानी XX गुणसूत्र प्रभावित हो। वहीं इसकी वाहक होती है स्त्रियां। इस हीमोफीलिया रोग की वाहक कौन होती है? हीमोफीलिया रोग की वाहक होती है स्त्रियां, इसकी वाहक होती है। हेल्डेन जो था उसका मानना था कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो औषधि का अवशोषण आमाशय में होता है। किस में होता है? सबसे अधिक आमाशय में होता है। वहीं बात करें छोटी आंत में, तो भोजन का मुख्य रूप से पाचन, अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? जल का अवशोषण होता है। पित्ताशय की बात करें तो इसमें जो है पित्त संचय होता है, जबकि पित्त का निर्माण किस में होता है? लीवर में होता है और संचय होता है पित्ताशय में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके कौन सा गैस उत्पन्न किया जाता है? तो मीथेन गैस। कौन सा गैस? मीथेन गैस। अच्छा इसे समझ लेते हैं। CH3COONA का जब हम लोग मिश्रण करते हैं NOH के साथ और इसे गर्म करते हैं COA की उपस्थिति में, तो CH4 यानी मीथेन गैस उत्पन्न होता है और प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का निर्माण होता है। तो कौन सा गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है वह है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी, शुक्र जो सबसे गर्म ग्रह है, जो सबसे चमकीला ग्रह है। कौन सा? शुक्र। अच्छा क्वेश्चन आते हैं कि किसके कारण पृथ्वी नीला दिखता है? तो पृथ्वी का नीला दिखना जल के कारण, जल की उपस्थिति के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर हम लोग जानते हैं पृथ्वी पर जो है कितना भाग जल है? तो लगभग 71% के आसपास जल पाए जाते हैं। वहीं मंगल का लाल, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। किस कारण लाल दिखाई देता है? तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। आयरन ऑक्साइड उपस्थिति के कारण मंगल लाल दिखाई देते हैं। वहीं बृहस्पति पीला किसके कारण दिखाई देते हैं? तो बृहस्पति का पीला रंग SO2 के कारण। किसके कारण? SO2 के कारण। वहीं क्वेश्चन आता है अरुण का हरा रंग, अरुण का हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण? तो मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण, मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो समान विमीय सूत्र इसमें से किसका नहीं है? बल और दाब का। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बल और दाब का समान विमीय सूत्र नहीं है। बाकी कार्य एवं ऊर्जा इसका समान होता है, भार एवं बल इसका भी समान होता है, आवेग और संवेग इसका भी समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स से निकलने वाली गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इससे कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, और प्रश्न है इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षी प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? तो यानी किस में कम प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है यह किससे फैलता है? तो यह वायरस से। कौन सी वायरस से फैलता है? तो मिक्सो वायरस से। कौन सी वायरस से? मिक्सो वायरस से यह फैलता है। गलसोद, छींक आना और बेचैनी होना इसका प्रमुख लक्षण है। वहीं बात करें एड्स, तो एड्स हम लोग जानते हैं HIV वायरस से फैलता है, HIV वायरस से फैलता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। वहीं पोलियो की बात करें, यह पोलियो वायरस से फैलता है। इसमें ज्वर यानी बुखार, वदन दर्द, रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। वहीं हाइड्रोफोबिया हम लोग जानते हैं, इसे रेबीज इसी से होता है। हाइड्रोफोबिया का लक्षण है या कुत्ते, बिल्ली, सियार आदि के काटने से होता है। इसके मरीज जो है पानी से डरते हैं, इसके मरीज जो है पानी से डरते हैं।
दोस्तों ये था 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे।